हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत अध्ययन में यानी इस डीप डाइव में हम उत्तर प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण जिले का पूरा विश्लेषण करेंगे और ये जिला है रायबरेली। रायबरेली, हाँ। देखिए, जब भी हम किसी जिले की बात करते हैं तो सिर्फ नक्शे पर उसकी जगह देखना काफी नहीं होता। सही कहा। हमें उसके भूगोल, उसके इतिहास और उसकी प्रशासनिक संरचना को समझना पड़ता है। और इसीलिए आज हम सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं पढ़ने वाले। आज का हमारा मिशन है इस जिले को एक डैशबोर्ड की तरह देखना। एक डैशबोर्ड? हाँ, मतलब जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर सब कुछ दिखता है ना, वैसे ही इस डैशबोर्ड पर हमें जिले की पूरी कहानी साफ नजर आएगी। खेती, उद्योग, इतिहास, सब कुछ। ये डैशबोर्ड वाली एनालॉजी काफी अच्छी है, क्योंकि सच में अगर हम इस डैशबोर्ड के अलग अलग हिस्सों को जोड़ेंगे तभी इसकी पूरी तस्वीर बनेगी। तो चलिए सबसे पहले इस इमारत की नींव यानी इसके फाउंडेशन और ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। एक मजबूत इमारत के लिए ठोस नींव बहुत जरूरी है ना? एकदम। तो रायबरेली की जो कृषि और संस्कृति है उसकी नींव वहाँ की जमीन में है। इसका गठन आधिकारिक रूप से 1858 में हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान। हाँ, 1858 में ये जिला बना और इसके संस्थापक थे राजभर राजा दलदेव। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने मेंशन किया है, इसका पुराना नाम बारौली या भारौली था। अच्छा, बरौली था? हाँ, जो बाद में राय और बरेली शब्दों के मिलने से रायबरेली बन गया। ठीक, काफी दिलचस्प है। और अगर हम प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि अपने आप में कानपुर और मेरठ जैसे बड़े मंडलों में गिना जाता है। बिल्कुल। अब थोड़ा भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4609 वर्ग किलोमीटर है। 4609 वर्ग किलोमीटर, हाँ। और नक्शे पर इसकी स्थिति काफी सटीक है। इसका अक्षांश 25 डिग्री 49 मिनट से लेकर 26 डिग्री 36 मिनट उत्तर तक है। और देशांतर की बात करें तो 80 डिग्री 41 मिनट से 81 डिग्री 50 मिनट पूर्व तक इसका फैलाव है। लेकिन ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अगर हम वहाँ की जमीन को प्रैक्टिकली देखें तो वहाँ की मिट्टी और नदियाँ काफी खास हैं। वही सबसे बड़ी ताकत है। इसकी दक्षिणी सीमा पर विशाल गंगा नदी बहती है। गंगा, हाँ। और उसके साथ साथ साई नदी और शारदा सहायक तंत्र भी इस जमीन को सींचते हैं। सही कहा। और इन नदियों की वजह से ही यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बन चुकी है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो कि मॉनसूनी जलवायु के लिए एकदम अनुकूल है, राइट? एकदम। ये गंगा दोआब का समतल भूभाग है जो खेती के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। और इस डैशबोर्ड पर सिर्फ नदियां नहीं हैं। भूघेटा ताल, बिसाधा ताल और बकुलही झील जैसे बड़े जल स्रोत भी इसमें शामिल हैं, जो वहाँ के भूजल को रिचार्ज करने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। अब इस उपजाऊ जमीन ने सिर्फ फसलें नहीं उगाई हैं, इसने एक बहुत समृद्ध इतिहास को भी जन्म दिया है। तो अब जमीन से उठकर थोड़ा इतिहास के पन्नों पर चलते हैं। हाँ, और इतिहास भी काफी पुराना है। देखिए, मुगल काल में अकबर के समय पर यह क्षेत्र इलाहाबाद सूबे का एक हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, इलाहाबाद सूबे में? पर सबसे महत्वपूर्ण दौर मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति का था। बेशक। शंकरपुर के राजा बनी माधव का नाम यहाँ सबसे प्रमुख है। हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पूरे 18 महीने तक ऐतिहासिक गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। 18 महीने तक एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना को उलझाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने स्थानीय जमीन और लोगों के समर्थन का बहुत कुशलता से उपयोग किया। और उसके बाद भी विद्रोह थमा नहीं। 1921 का मुंशीगंज गोलीकांड इसका उदाहरण है। हाँ, वो किसान आंदोलन से जुड़ा एक बहुत दर्दनाक किस्सा था, जिसमें भारी जानहानि हुई थी। उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस जिले ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। तो हम देख सकते हैं कि इस जमीन ने शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। परंतु एक और पहलू है। कौन सा? इस जमीन पर सिर्फ विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि साहित्य और संस्कृति का भी एक अनूठा सृजन हुआ है। ओह हाँ, सांस्कृतिक विरासत। अगर हम महान व्यक्तित्वों की बात करें तो इंदिरा गांधी जी का ये ऐतिहासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्मस्थली रहा है। और साहित्य के क्षेत्र में महान साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यह जन्मस्थली है। और हम मलिक मोहम्मद जायसी को कैसे भूल सकते हैं? पद्मावत जैसी अमर रचना उन्होंने यहीं जायस क्षेत्र में की थी। सही कहा। इसके अलावा सूफी और शिया धर्म के प्रमुख व्यक्तित्व मुल्ला दाऊद और सैयद दिलदार अली की स्थली भी यही रही है। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है दलमाओ, जिसे लोग छोटी काशी भी कहते हैं। हाँ, दलमाओ।
ये ऋषि दालभे की तपस्थली मानी जाती है। और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है वहां की स्थानीय भाषा यानी अवधी। अवधी भाषा की मिठास ही अलग है। अब इतिहास और संस्कृति के बाद चलिए अपने डैशबोर्ड के वर्तमान हिस्से पर आते हैं, यानी जनसंख्या और प्रशासन। हाँ चलिए, अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी लगभग 34 लाख है। सटीक आंकड़ा है 34,05,567, जो कि यूपी की आबादी का लगभग 1.70% है। और दशाकीय वृद्धि दर 18.56% रही है। जनघनत्व देखें तो 739 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर। और लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। यहाँ की लगभग 90% आबादी यानी करीब 30.8 लाख लोग गांव में रहते हैं। 90%? ये बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ 10% आबादी शहरी है। यूपी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में से एक है ये। तो यहाँ एक सीधा सवाल उठता है। कैसा सवाल? जहाँ 90% आबादी गांव में है, वहाँ 19 विकास खंडों और लगभग 1000 ग्राम पंचायतों को संभालना प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए यहाँ का प्रशासनिक ढांचा विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ। 6 सीटें, राइट। रायबरेली, सालोन, सारणी, उंचाहर, हरचंदपुर और बचरावन। और 6 तहसीलें हैं, 19 विकास खंड और 989 ग्राम पंचायतें इसी आबादी को संभालने के लिए बनाई गई हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए सिर्फ 1 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतें हैं। और इस सब में शिक्षा का आंकड़ा काफी ध्यान देने लायक है। हाँ, साक्षरता दर क्या है यहाँ की? कुल साक्षरता 67.25% है, लेकिन पुरुष साक्षरता 77% है और महिला साक्षरता सिर्फ 56%। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और शिवांश मिश्रा सर के डेटा के अनुसार ग्रामीण और शहरी साक्षरता तथा आबादी में जो यह बड़ा अंतर है वो प्रशासन के लिए एक अहम बिंदु है। जाहिर है, जब तक आधी आबादी शिक्षा में पीछे रहेगी तब तक गांव का आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। सही बात है। अब इस आर्थिक विकास और उद्योग वाले हिस्से पर चलते हैं। इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी करती क्या है? देखिए, उनका मूल आधार तो कृषि ही है। धान, गेहूं, तिलहन, दलहन यूपी में यहाँ की प्रमुख हिस्सेदारी है। और इसके लिए शारदा सहायक नहर और नलकूपों से सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ इस डैशबोर्ड का सबसे अनोखा फीचर आता है। ड्यूल इंजन वाला फीचर। हाँ, एक तरफ खेती हो रही है और दूसरी तरफ बड़े राष्ट्रीय स्तर के उद्योग चल रहे हैं। यह इस जिले की बहुत बड़ी खासियत है। उंचाहर में एनटीपीसी का विशाल प्लांट है। रेलवे के कारखाने भी तो है, आरसीएफ यानी रेल कोच फैक्ट्री और आरडब्ल्यूएफ। और आईटीआई यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी यहीं हैं। इसके अलावा बिरला सीमेंट, भवानी पेपर मिल और चीनी मिलें भी आर्थिक ढांचे को मजबूत करती हैं। ये सच में हैरान करता है। एक पारंपरिक खेती वाला जिला और वहाँ हाईटेक रेलवे कोचेस बन रहे हैं। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए ओडियोप योजना काफी मददगार है। एक जिला एक उत्पाद योजना है। यहाँ का ओडियोप क्या है? काष्ठ शिल्प यानी वुडक्राफ्ट। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग के जरिए रोजगार सृजन करना। ये बहुत शानदार कदम है, लेकिन इन उद्योगों और ओडियोप को सफल बनाने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसमें ये जिला काफी आगे है। मैं खुद हैरान थी देखकर कि यहाँ से 7 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 7 हाईवे? हाँ, NH31A, 330, 056, 231। और इसके साथ NH232, 232A और 24B यूपी में सर्वाधिक हाईवे वाले जिलों की लिस्ट में आता है ये। और साथ ही फुर्सतगंज एयरफील्ड भी है, जहां वायुमार्ग विस्तार की योजना चल रही है। कनेक्टिविटी काफी मजबूत है इसका मतलब। और शिक्षा और अवसर रचना में भी ये पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस है। सोचिए, खेती और भारी उद्योगों के बीच फैशन टेक्नोलॉजी, एकदम अनूठा संयोजन। और फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज भी तो है। हाँ, और प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यहीं स्थापित किया गया है। साथ ही खेती को बढ़ावा देने के लिए एक स्पाइस पार्क भी है, मसाला पार्क। राइट। और अब अगर हम टूरिज्म या पर्यावरण की बात करें तो उस हिस्से को मिस नहीं कर सकते। एकदम। परीक्षा के नजरिए से देखें तो सामसपुर पक्षी अभयारण्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो रोहानिया ब्लॉक में स्थित है, जहां पारंपरिक रंग देखने को मिलते हैं। तो अब हमने लगभग इस डैशबोर्ड का हर मीटर चेक कर लिया है, पर एक एनालिसिस तभी पूरी होती है जब हम इसकी कमजोरियों और चुनौतियों को भी समझें। SWOT एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स।
एग्जैक्टली तो अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो उपजाऊ भूमि, बेहतरीन 7 NH कनेक्टिविटी और NTPC या RCF जैसे उद्योग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और अपॉर्चुनिटीज में हम काष्ठ शिल्प का ई-कॉमर्स विस्तार और दलमाओं, समासपुर और जेलिस को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट का निर्माण देख सकते हैं। लेकिन कमजोरियां भी काफी गंभीर हैं। चिकित्सा अवसंरचना का बहुत अभाव है यहाँ। कोई एम्स या बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है। और उससे भी बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से बेरोजगारी है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी स्वॉट एनालिसिस में हाईलाइट किया है, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट ही इस बेरोजगारी की समस्या का एकमात्र समाधान है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उद्योग तो लग गए हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं में तकनीकी कौशल या स्किल्स का अभाव है। इसीलिए बाहरी श्रमिक काम कर रहे हैं और लोग बेरोजगार हैं। यही सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं, जैसे नदी कटान। हाँ, रिवर एरोजन से खेती की जमीन को बहुत नुकसान होता है। और दूसरी तरफ भूजल में भारी गिरावट आ रही है। नलकूपों के ज्यादा इस्तेमाल से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और 90% ग्रामीण आबादी को आज भी बेहतर इंटरनेट और आंतरिक सड़कों की जरूरत है। तभी ई-कॉमर्स और ODOP का असली फायदा उन्हें मिलेगा। सही बात है। तो आज इस क्लास के अंत में हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहते हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। ओके। एक बार सोचिए कि आने वाले कल का रायबरेली कैसा होगा। क्या ई-कॉमर्स के जरिए यहाँ का पारंपरिक काष्ठ शिल्प दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगा? और क्या यहाँ के युवा नई तकनीकी स्किल सीखकर उन्हीं उद्योगों में काम करेंगे जो उनके खेतों के बगल में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले समय की विकास नीतियां ही तय करेंगी। बेशक। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।